हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 71 का प्रीलिम्स के लिए जो समर्पण सीरीज लाया गया है एडिटोरिया के द्वारा, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यह सीरीज जो है यह लगातार चलेगा, जैसे जैसे सेट आएगा वैसे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं तो एडिटोरिया के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो दोनों मोड में यह अवेलेबल है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय हो जाएगा, यह हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने इसके द्वारा यात्रा की गई थी और उन्होंने बातचीत की और कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया, जहाँ वे सितंबर 1500 ईस्वी में पहुंचा था और यह भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा। तो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क जो है, जो अल्मेडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना था, यह पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर नजर रखने वाले अड्डे स्थापित करके पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल किया था और पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के पास होर्मुज जिसको बोलते हैं, मालाबार में और मलक्का में पुर्तगाली गढ़ बनाए थे। और अल्बुकर्क के अधीन पुर्तगालियों ने अन्य जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली भी शुरू किया था और इस क्षेत्र के जो प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र पर नियंत्रण था उसका। और जहाज निर्माण के लिए खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में लकड़ी की अनुपलब्धता में भी पुर्तगालियों को उनके उद्देश्यों में मदद की थी। और अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से हासिल कर लिया था। और बीजापुर के सुल्तान का मुख्य बंदरगाह सिकंदर महान के समय के बाद जो है यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र बन गया था। और उनके शासन की एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण इसमें से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की खोज, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है क्षेत्रीय शक्ति का उदय, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं और विजयनगर साम्राज्य का पतन, यह सभी जो है पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण रहा है भारत में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के साम्राज्य के पतन के बाद जो है पुर्तगालियों के बंदरगाहों का महत्व जो है कम हो गया था और पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों जैसे कि जेसुइट्स की गतिविधियों ने राजनीतिक भय को जन्म दिया था और मुसलमानों के प्रति उनके विरोध के अलावा ईसाई धर्म अपनाने को पुर्तगाली नीति ने हिंदुओं को भी नाराज कर दिया था। और ब्राजील की खोज ने पुर्तगाल की उपनिवेश गतिविधियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम। तो डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम बताना है तो सबसे पहले हो जाएगा मसूलीपट्टनम। तो जो मसूलीपट्टनम हो जाएगा यह 1605 में स्थापित हुआ था। उसके बाद है सूरत, यह 1616 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उसके बाद है कराईकल जो है 1645 में स्थापित हुआ था। और अगला है कोची जो कि 1663 में स्थापित हुआ था। भारत में डच जो फैक्ट्रियाँ है मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित हुई थी, सूरत वाले 1616 में हुई थी। उसके बाद कराईकल जो है 1645 में, कोचीन 1663 में, और एक पुलिकट में हुआ था। पुलिकट में 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1759 ईस्वी की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। तो इसमें हार हुई थी डचों की। याद रखेंगे कि 1759 की हुगली की लड़ाई हुई थी, इसमें यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी, तो इसमें डच की हार हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान जारी किया गया था, यह गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1632 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किए गए गोल्डन फरमान से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ और 500 पैगोडा प्रति वर्ष के भुगतान पर अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार को अर्जित किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में सहायक गठबंधन का जनक माना जाता है फ्रांसिस डुप्ले को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डुप्ले भारत में सहायक संधि के प्रथा के प्रथम प्रवर्तक थे।
इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था, यह किया गया था कैरन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1667 में फ्रैंकोइस कैरन, इन्होंने सूरत में एक कारखाना स्थापित करते हुए भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। और कैरन के साथ आए एक फ्रांसीसी मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद 1669 ईस्वी में, यह रहे 1669 ईस्वी, 1669 ईस्वी में उसने मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था। और 1673 में फ्रांसीसी ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने का अनुमति भी ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मिलान करना है। पहला सूची दिया हुआ है और दूसरा सूची, जिसमें पहले में पुस्तक के नाम है, उसके बाद जो है लेखक के नाम है। तो सबसे पहला है इंडिया कनकॉर्ड। तो इंडिया कनकॉर्ड लिखा गया था जॉन विल्सन के द्वारा, इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला है आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के जो लेखक थे यह है विलियम इरविन, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है द इग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इसके लेखक सिडनी ओवेन हो जाएंगे, तो इसका मिलान सामने हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, यह लिखा गया था इरफान हबीबी के द्वारा। याद रखेंगे, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इंडिया कनकॉर्ड जो है यह लिखा गया था जॉन विल्सन के द्वारा। उसके बाद आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन के द्वारा। द इग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया यह सिडनी ओवेन के द्वारा लिखा गया था। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर यह लिखा गया था इरफान हबीबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मकतब क्या था? पूछा गया कि मकतब क्या था। तो मकतब जो है एक शैक्षणिक संस्थान था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी में भारत में दी जाने वाली शिक्षा जो थी अभी भी पारंपरिक थी, जो पश्चिम में तेजी से फैल रहे विकास से मेल नहीं खा रही थी। और ज्ञान, साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्क तक सीमित था। और भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन को बाहर रखा गया था। तो वास्तव में प्राचीन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कोई भी मौलिक विचार हतोत्साहित हो गया। और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदू और मुस्लिम प्राथमिक विद्यालय को क्रमशः पाठशाला और मकतब कहा जाता था। इसलिए हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 जो दिया हुआ है कला एवं संस्कृति है, और सूची 2 जो है इसमें कलाकार के नाम दिए हुए हैं। इसको मिलान करना है सूची 1 और 2 को। सबसे पहले है बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो बनाया गया था यह आसफ उद्दौला के द्वारा, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है खगोलीय वेधशाला, यह सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हीर रांझा जो है यह वारिस शाह के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद है शाह जो रिस्लो जो है यह शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में आसफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा को बनवाया था। यह याद रखेंगे कि 1784 में आसफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। उसके बाद 18वीं सदी के पूर्वार्ध में सवाई राजा जय सिंह ने गुलाबी नगर, जयपुर और दिल्ली, जयनगर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। और उन्होंने लोगों को खगोल विज्ञान के अध्ययन में मदद करने के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक एक सारणी भी तैयार की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, इमाम बाड़ा जो हो जाएगा आसफ उद्दौला का हो जाएगा, खगोलीय वेधशाला जो हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, हीर रांझा वारिस शाह और शाह जो रिस्लो यह शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले है सर जॉन सूर। तो सर जॉन सूर जो है यह रहे थे 1793 से लेकर के 1798 तक। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है यह रहा था 1844 से लेकर के 48 तक। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग, यह 1813 से लेकर के 1823 तक। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो एमहर्स्ट जो है यह 1823 से लेकर के 1828 तक। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह 1793 से लेकर के 98 तक, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा पहला। उसके बाद जो है 1813 से 23 तक, यह तीसरा नंबर वाला 2 पे हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है
लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा 1823 से लेकर के 28 तक। उसके बाद ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से लेकर के 48 तक, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। इसमें मिलान हाँ है, ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह सालबाई की संधि के समय था 1872 में, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा रंजीत सिंह के साथ, यह शाश्वत मित्रता की संधि हुआ था इसके साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, तो हो जाएगा रंजीत सिंह के साथ जो है शाश्वत मित्रता की संधि। लॉर्ड वेलेस्ली जो है, लॉर्ड वेलेस्ली काल में बसिन की संधि हुई थी 1802 में, यानी तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यह सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 ईस्वी में, इसका मिलान जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर उसके बाद डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, फिर उसके बाद बी हो जाएगा। सी डी ए बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो है सालबाई की संधि 1872, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वसीन की संधि 1802। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है सिंधिया के साथ संधि 1817। तो सी डी ए बी हमारा आंसर हो जाएगा, सी डी ए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दोनों दिया हुआ है। पहले है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है यह प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन का मिलान हमारा डी हो गया। उसके बाद है लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो ने राज्य रेलवे की शुरुआत की थी, याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के द्वारा राज्य रेलवे की शुरुआत की गई थी, तो इसका मिलान जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की थी, तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर किया था, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर ऑप्शन ए में है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डी सी बी ए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 1942 की अगस्त क्रांति का जो घटना हुआ था यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1942 की जो अगस्त क्रांति घटित हुई थी उसकी घटना जो है लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था, क्योंकि जो लॉर्ड लिनलिथगो था इसका कार्यकाल रहा था 1936 से लेकर के 43 तक, तो इसीलिए लॉर्ड लिनलिथगो के काल में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता का कारक नहीं होगा, ईसाई धर्म का प्रसार नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो है यह भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण रहे हैं, जैसे बेहतर सैन्य अनुशासन और नियंत्रित वेतन। उसके बाद है नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली। उसके बाद है ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, ऑप्शन यह सभी जो है शामिल है, लेकिन ईसाई धर्म का प्रसार जो है इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ऑप्शन डी में है 23 जून 1757, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की कमान में कोलकाता में एक मजबूत सेना के आगमन ने बंगाल में अंग्रेजी स्थिति को मजबूत किया था, और क्लाइव ने नवाब के गद्दारों मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद के साथ एक गुप्त संगठन बनाया, और इस सौदे के तहत जो है मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था, जो बदले में कंपनी को उसके सेवाओं के लिए पुरस्कृत करेगा। और षड्यंत्रकारियों के साथ कंपनी के गुप्त गठबंधन ने अंग्रेजी स्थिति को और मजबूत किया। इस प्रकार जो है प्लासी की लड़ाई हुई 23 जून 1757 को, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है। तो क्लाइव जो है यह ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह स्टेटमेंट कहा गया था पर्सिवल स्पीयर के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइव एक संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं बल्कि एक प्रयोगकर्ता था, जिसने संभावनाओं के बारे में कुछ बताया। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह सब स्टेटमेंट जो कहा गया है पर्सिवल स्पीयर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
19 है कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथनों का पहचान करना है कि क्लाइव और इसमें शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके बारे में गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, यह सही दिया हुआ है। अगला है कि 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी को देने का फरमान जारी करना, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, जो कि गलत दिया हुआ है। यह स्टेटमेंट गलत है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद है उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना, जो कि सही दिया हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, यह रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां की थी। एक अवध के नवाब के साथ और दूसरा किया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। नवाब शुजाउद्दौला जो थे, इन्होंने सहमति व्यक्त की थी और इलाहाबाद और कड़ा यानी कोरा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपना पड़ा और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति का पूरा कब्जा देना। और शाह आलम द्वितीय ने सहमति व्यक्त की थी कि इलाहाबाद में निवास करना, जिसे अवध के नवाब द्वारा कंपनी के संरक्षण में उसे सौंप दिया जाना और 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान जारी करना। उसके बाद उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, उसके बाद पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान, यह सब सही दिए हुए थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो टीपू सुल्तान ने चीन में दूत नहीं भेजे थे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू ने उल्लेख किया है कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा था और उसने देशद्रोह के इरादे से अरब, अफगानिस्तान, काबुल, उसके बाद फ्रांस द्वीप यानी मॉरिशस में और वर्साय में भी दूत भेजे थे, लेकिन चीन में उसने दूत नहीं भेजे थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। सूची 1 और 2 दोनों दी हुई है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था, यह मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था, तो इसका जो मिलान हो जाएगा यह हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ था, तो इसका जो मिलान हो जाएगा हमारा मंगलोर की संधि, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, इसका मिलान जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा BADC हो जाएगा, BADC हमारा आंसर हो जाएगा, BADC ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद जो है पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था जॉन लॉरेंस को, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक यह थे होलकर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहायक प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय राजकुमार थे हैदराबाद के निजाम, उसके बाद मैसूर के शासक, तंजौर के शासक, अवध के नवाब, पेशवा, बरार के भोसले, उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मचेरी और बूंदी के राजपूत राजे और भरतपुर के शासक। उसके बाद होलकर जो है 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा संघ थे, इन्होंने 1818 में इसे स्वीकार किया था और यह अंतिम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है व्यापकत्व के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था संबलपुर हुआ था, उसके बाद जो बाघोट हुआ था, फिर उदयपुर और फिर नागपुर। व्यापकत्व सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था 1848 से लेकर के 56 के बीच में इसको लाया गया था व्यापकत्व। इसमें सतारा जो है, सतारा को सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद जैतपुर 1849 में, बाघोट जो है 1850 में, उसके बाद जो है उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर जो है नागपुर 1854 में,
उसके बाद है अवध, जिसे कुप्रशासन के आरोप में 1856 में मिला लिया गया था। तो संबलपुर और जैतपुर जो है यह 1849 में ही मिलाया गया था। तो यहाँ बोला गया है हमसे कि व्यापक के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालक्रम में अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा संबलपुर 1849 में, उसके बाद बाघोट हो जाएगा, बाघोट का हो जाएगा 1850 में, फिर उदयपुर का हो जाएगा 1852 में और नागपुर का हो जाएगा 1854 में। तो लगातार हो जाएगा 1 2 3 4 ABCD हो जाएगा हमारा आंसर। ABCD ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि यानडूब की संधि किससे संबंधित है। तो यानडूब की संधि जो संबंधित है यह संबंधित है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यानडूब की संधि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था ये 1824 से लेकर के 1826 तक हुआ था। बर्मा के साथ पहला युद्ध तब लड़ा गया था जब 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बर्मा का पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान और मणिपुर पर कब्जा तथा असम और ब्रह्मपुत्र घाटी पर खतरा पैदा होने के कारण बंगाल और बर्मा के बीच जो है अस्पष्ट सीमा पर लगातार संघर्ष हुआ। और मई 1824 में ब्रिटिश अभियान जो हुआ था बलों ने रंगून पर कब्जा कर लिया और राजधानी अवा से 72 किलोमीटर के भीतर पहुंच गए और 1826 में यानडूब की संधि के साथ शांति स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है। तो गर्वित रिजर्व की नीति जो है यह संबंधित है लॉर्ड लिटन से। याद रखेंगे कि गर्वित रिजर्व की नीति जो है यह लॉर्ड लिटन से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिजरायली जो कि 1874 से 80 के तहत रूढ़िवादी सरकार के एक नामित लिटन जो थे 1876 में भारत के वायसराय बने थे और उन्होंने गर्वित रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की थी जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं बनाना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। लिटन के अनुसार जो है अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अब और अस्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता तिलका माझी को माना जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को तिलका माझी के नेतृत्व में संथाल परगना में बहुत विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जो एक संथाल थे जिनका असली नाम था जबरा पहाड़िया। याद रखेंगे तिलका माझी का असली नाम था जबरा पहाड़िया और तिलका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ थे। तिलका माझी के बारे में कहा जाता है कि वे सुल्तानगंज के आसपास की पहाड़ियों में चले गए थे और गंगा के किनारे चलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की नावों पर हमला करने और ब्रिटिश खजानों को लूटने के लिए नीचे आए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित का मिलान करना है। जनजातीय विद्रोह है और उसके नेता का नाम दिया हुआ है। तो जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके मुख्य नेता थे तिलका माझी, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था ये राजा जगन्नाथ इसके मुख्य नेता थे। उसके बाद चुआर विद्रोह हुआ था, दुर्जन सिंह इसके मुख्य नेता थे। उसके बाद भूमिज विद्रोह जो हुआ था इसके गंगा नारायण सिंह नेता थे। याद रखेंगे संथाल विद्रोह का नेता जो हो जाएगा यह तिलका माझी थे, पहाड़िया विद्रोह का राजा जगन्नाथ थे, चुआर विद्रोह का दुर्जन सिंह और भूमिज विद्रोह का गंगा नारायण सिंह। यह मिलान हमारा ऐसे हो जाएगा BCDA हो जाएगा। BCDA ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 29 नंबर रिक्त स्थान को भरना है। तात्या भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। तो तात्या भील को जो है भारतीय रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रांतों जैसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, इसमें भील लोग रेलवे ट्रैक बिछाने जैसे कारणों से अपने क्षेत्रों से विस्थापित होने से नाराज थे और इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के कम्बी यानी काबिनी पाटीदारों को अंग्रेजों ने भू राजस्व से आय बढ़ाने के लिए भीलों के निवास वाले क्षेत्रों में बसाया था। और टाटिया भील जो है जिन्हें भारतीय रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, इसने क्षेत्र के समकालीन भील नेताओं के साथ मिलकर के 1878 से कई वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था और अंग्रेजों के खजाने को लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्होंने इस लूट की गई संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया था और उन्होंने लोगों का स्नेह और सम्मान अर्जित किया और लोग उन्हें मामा कहने लगे। अंततः उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1889 ईस्वी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। तो याद रखेंगे कि जो तात्या भील है इनको भारतीय रॉबिनहुड कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था।
तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो मारिया विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मारिया जनजाति ने बस्तर यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विद्रोह किया जो 1842 से लेकर के ईयर लिख देता हूँ मैं 1842 से लेकर के 63 तक चला था। और विद्रोह का मुख्य कारण यह बताया गया कि एंग्लो मराठा प्रशासन चाहता था कि पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाए, जो मारिया के बीच एक प्रथा थी जिसे रोका जाए। और अंग्रेज और मराठा लोग समय समय पर आदिवासी लोगों के मंदिरों में प्रवेश करते थे, जिससे मंदिरों का पवित्र वातावरण दूषित होता था, जैसा कि लोगों का मानना था। और विद्रोह का बड़ा कारण यह भी था कि आदिवासी लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे, और यह बाहरी लोगों के अतिक्रमण से अपनी भूमि और आर्थिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक आंदोलन भी था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था। तो महात्मा गांधी से पहले जो है ताना भगत ने सत्याग्रह किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत ने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले भी सत्याग्रह किया था। वे सिद्धू और कान्हू, या इनको बिरसा मुंडा भी बोलते हैं, बिरसा मुंडा, इनके नेतृत्व वाले आंदोलन के इस मायने से अलग थे। वे मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक थे। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत को कांग्रेस के संगठनात्मक दायरे में शामिल भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 और 2 दोनों दी हुई है। नाना साहब जो है, नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया था 1857 का। उसके बाद कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, आरा से। उसके बाद जनरल बख्त खां है, जनरल बख्त का जो है यह 1857 की क्रांति से संबंधित है और यह संबंधित है दिल्ली से। उसके बाद है खान बहादुर खान, यह संबंधित है बरेली से। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी। सी डी ए बी हो जाएगा, हमारा मिलान हो जाएगा। साथ ही हम लोग याद रखते हैं कि विद्रोह के केंद्र और नेता, जैसे दिल्ली में जनरल बख्त का था, कानपुर में नाना साहब विद्रोह किए थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था, उसके बाद बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था, बिहार में वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने विद्रोह किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था और बागपत में शाहमल ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था। मतलब यह बोला गया था स्टेटमेंट कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था 1857 का क्रांति, और यह बोला गया था टी.आर. होम्स के द्वारा। याद रखेंगे कि टी.आर. होम्स ने बोला था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन जो थे, इन्होंने बोला था एक संगठित राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। आर.सी. मजूमदार ने बोला था न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और वी.डी. सावरकर ने बोला था कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। और उसके बाद एरिक स्टोक्स ने कहा था चरित्र में अभिजात्य है। लॉरेंस और सिली ने कहा था यह सिपाही विद्रोह है। और टी.आर. होम्स ने बोला था सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। उसके बाद एक थे जेम्स आउड्रम ने बोला था हिंदू शिकायतों का लाभ उठाने वाली एक मुस्लिम साजिश थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, गलत युग्म को पहचानना है। सबसे पहले है दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन थे 1857 की क्रांति के समय में, तो यह मिलान सही दिया हुआ है। उसके बाद कानपुर में जो थे सर कॉलिन कैंपबेल थे, यह विद्रोह के दबाने में, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद बनारस में जेम्स आउड्रम नहीं हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा क्योंकि बनारस में थे यह जेम्स नील थे। याद रखेंगे कर्नल जेम्स नील जो थे यह बनारस में थे। उसके बाद झांसी में हीरोज थे, यह भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा गलत दिया हुआ है, तो हमारा मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि दिल्ली में ब्रिटिश प्रतिरोध जो किया गया था उसको दबाने के लिए लेफ्टिनेंट विलोवी जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट हडसन थे। कानपुर में सर ह्यू व्हीलर और सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, उसके बाद हेनरी हैवलॉक थे, जेम्स आउड्रम और सर कॉलिन कैंपबेल थे। वहीं झांसी में हीरोज थे और बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी।
सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है एस गोपाल का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिपाही को हर कदम पर अधीनस्थ महसूस कराया जाता था और इसके साथ ही नस्लीय भेदभाव और पदोन्नति तथा विशेषाधिकारों के मामले में भेदभाव किया जाता था और सिपाहियों का असंतोष जो है सैन्य मामलों तक सीमित नहीं था। यह ब्रिटिश शासन के प्रति सामान्य असंतोष और विरोध को भी दर्शाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका। तो आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका थी यह ज्योतिबा फुले थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यह ज्योतिबा फुले नहीं, यह तो महिला पूछा गया है, यह सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। उनकी पत्नी थी, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। वह प्रधानाध्यापिका बनी थी और प्रशिक्षु फातिमा शेख और ज्योतिराव की मुक्त चाची सगुनाबाई के साथ मिलकर उसने अध्यापन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि महिला संगठन 1910 में, यह महिला संगठन जो है 1910 में बनाया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा और इन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी, जिसे किसी महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना जाता है और इसके उद्देश्यों में महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और पूरे भारत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करना शामिल था। सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाला पुरुष मनु की छाया में रहता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है किसने नारा गढ़ा था एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? यह नारा गढ़ा गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। याद रखेंगे कि श्री नारायण गुरु के द्वारा नारा गढ़ा गया था एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। दक्षिण भारत में 1920 के दशक के दौरान जो है गैर ब्राह्मणों ने ईवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया था और मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए कई अन्य आंदोलन भी हुए और केरल में श्री नारायण गुरु ने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा गढ़ा था, जिसे उनके शिष्य जो है सहादरन अयप्पन ने मानव जाति के लिए कोई धर्म कोई जाति और कोई ईश्वर नहीं में बदल दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें मिलान करना है, सूची 1 और 2 दी हुई है। सबसे पहले है महान बंगाल अकाल। तो महान बंगाल अकाल जो पड़ा था यह पड़ा था 1770 ईस्वी में। याद रखेंगे कि जो अकाल पड़ा था यह 1770 में पड़ा था। उसके बाद चालीसा अकाल जो है 1782 से 84 में रहा था। उसके बाद उड़ीसा अकाल 1866 में रहा था और महान भारतीय अकाल जो है दक्षिण भारतीय अकाल यह 1876 से लेकर के 1878 तक रहा था। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा ABCD, यह लगातार मिलान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 और 2 दी हुई है, इसे मिलान करना है। अकाल आयोग 1990, अकाल आयोग जो बना था 1990 में, तो इससे संबंधित है सर AP मैकडोनल्ड। सर AP मैकडोनल्ड इससे संबंधित है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसका मिलान हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय अकाल आयोग 1880 में बना था और यह जॉन स्ट्रेची इससे संबंधित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा अकाल आयोग जो बना था 1866 में बना था और उड़ीसा अकाल आयोग के से संबंधित है जॉर्ज कैंपवेल। तो जॉर्ज कैंपवेल जो है ऑप्शन डी में है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद जांच समिति है 1861 में बनाई गई थी, तो जांच समिति ये कर्नल बियर्ड स्मिथ है, इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा BADC हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, BADC ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र जो है यह द बंगाल जर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे, द बंगाल, यहाँ पे यह नहीं होगा, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र जो हो जाएगा यह कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर था, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर कहा जाता है। याद रखेंगे इसका दूसरा नाम है बंगाल गजट का कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में से प्रकाशित किया गया था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण 1782 ईस्वी में जो है इसका मुद्रणालय को जब्त कर लिया गया और इसके बाद द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर और बॉम्बे हेराल्ड इत्यादि समाचार पत्रों का भी प्रकाशन आगे हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कथन ए और आर जो दिया हुआ है उस पर विचार करना है और नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा भी की थी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। यही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी और यह सजा उन्हें द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में एक आलोचनात्मक लेख लिखने के लिए दी गई थी और उस लेख में उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था तथा उनकी निंदा भी की थी। इस प्रकार कथन जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। कारण भी, कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और उसका व्याख्या भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को कब रद्द किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को इसको रद्द किया गया था 1881 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के विरुद्ध जो है पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया गया था, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है कि सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो यह कथन जो कहा गया था यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य जो इसका स्रोत है। तो इसका स्रोत हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है तथा सूची में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले सूची 1 है फिर सूची 2 दोनों दी हुई है। सबसे पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि आया था 1904 में। याद रखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। उसके बाद है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग जो आया था ये आया था 1882-83 में आया था। उसके बाद चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो आया था यह 1854 में आया था। इसका मिलान हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो आया था यह 1917 से लेकर के 1919 के बीच में आया था। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे तो हमारा मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर ले। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो कि सही है। उसके बाद है
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी, जो कि गलत दिया हुआ है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी यह 1917 में की गई थी। याद रखेंगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला है 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, यह भी सही दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दिया था, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल जो है ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यही गलत था। 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, तो 1, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी। तो शिक्षा से संबंधित है हार्टोग समिति, इसकी स्थापना की गई थी 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था 1885 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया और इसके गठन का श्रेय जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग को दिया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1833 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। तो यह आयोजन किया गया था कलकत्ता में। याद रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को कलकत्ता में अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया था। याद रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था। यह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन के विलय का परिणाम था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना किया गया था यह 1884 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले ईयर गलत दिया हुआ है। 1884 में मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था, 1888 नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वे असमिया भाषा के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली थी। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कहानियों, उपन्यासों और गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया था। और हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और मराठी में विष्णु शास्त्री, उसके बाद चिपलूनकर, उसके बाद थे असमिया में लक्ष्मीकांत बेजबरुआ। ये सभी जो है उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। और इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारे तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कथन एक ए है और आर है, इस पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरों में रह करके अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। अगला है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों के शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह इसकी व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो कहा गया था यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना जो है यह वर्ष 1889 ईस्वी में लंदन में की गई थी। याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना 1889 में लंदन में की गई थी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला जो थी यह थी कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक जो थी यह कादम्बिनी गांगुली थी। इन्होंने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था और यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस प्रकार कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि कथन ए और आर कारण आर दिया हुआ है, इस पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले है, पहला स्टेटमेंट है ए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है, इसका कारण है, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। दोनों सही है, यानी स्टेटमेंट ए सही है और आर सही है, दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, इसे समाप्त नहीं किया सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो यह कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। याद रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो मुंबई में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके जो सचिव बने थे यह एओ ह्यूम बने थे। तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे और उसके बाद एओ ह्यूम जो थे यह सचिव थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में की गई थी और यहीं इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच चल रहा था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जबकि इसके सचिव जो थे एओ ह्यूम रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जा सकते हैं, यह हो जाएगा बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, उसके बाद उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष
और वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, यह सभी जो है इसके कारण माने जा सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे अन्य कारण भी हो जाएगा, शिक्षा का विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, उसके बाद आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि और अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। आगे बोला गया है उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालक्रम क्या था। सबसे पहले मतलब इसमें से कौन हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था, यह हुआ था इथोपिया द्वारा इटली के सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुई थी, जो 1896 ईस्वी में हुई थी। ईयर लिख देता हूँ मैं कि इथोपिया द्वारा इटली के सेनाओं की अपमान का पराजय जो है 1896 में हुआ था। उसके बाद जो हुआ था बोअर युद्ध हुआ था। तो बोअर युद्ध हुआ था ये 1899 से लेकर के 1902 के बीच में हुआ था बोअर युद्ध। उसके बाद जापान द्वारा रूस की पराजय हुई थी 1905 में। जापान के द्वारा जो है रूस को हरा दिया गया था 1905 में। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर, 3 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथा तथ्य जो है लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुआ था। तो इसमें जो है पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, यह घटित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था और एक प्रतिक्रियावादी वायसराय के रूप में इन्हें याद किया जाता है। उनका जो काल है आयोगों और अधिनियमों के काल के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो पहले है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। उसके बाद है बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। आगे इसमें बोला गया है कि उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था बनारस में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1905 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित हुआ था और वह क्रम में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन था। यह भी याद रखेंगे कि यह क्रम में 21वां वार्षिक अधिवेशन था और इस अधिवेशन में कुल 758 प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र है और सूची 2 जो है इसमें नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले जो है सूची 1 है बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र है, उसके बाद जो है नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो पहले है दिल्ली, तो दिल्ली का हो जाएगा हमारा सैयद हैदर रजा हो जाएगा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद पंजाब है, पंजाब का हो जाएगा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद पुणे तथा बॉम्बे से यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा पुणे और बॉम्बे से, और मद्रास से हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप जो है राष्ट्रवादियों का शीघ्र प्रदर्शन जो है शीघ्र बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में फैल गया था और अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया था, जो कि जैसे दिल्ली में जो है हैदर रजा के द्वारा किया गया था, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा किया गया था, पुणे और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो यह घोषित किया गया था 22वें कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में यह क्रम में 22वां अधिवेशन था और इसमें कुल 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था। तो यह किया गया था तमिलनाडु में। याद रखेंगे कि उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन तमिलनाडु में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी और इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य जो है क्रमशः बनाए गए थे। तो यह जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये रास बिहारी बोस बनाए गए थे और प्रधानाचार्य जो बनाए गए थे ये अरविंद घोष बनाए गए थे। तो रास बिहारी बोस जो है यह अध्यक्ष बने थे और प्रधानाचार्य बने थे अरविंद घोष बने थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर देना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है कि श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो श्यामजी वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना यह की गई थी 1905 में, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज थे किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। यह भी सही दिया हुआ है, यह 1908 में प्रयास किया गया था। उसके बाद है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। यह किया गया था युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1906 में किया गया था। अगला है अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। तो अनंत कन्हेरे के द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की जैक्सन की हत्या 1909 में की गई थी। आगे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कालक्रम के अनुसार में सजाना है। तो सबसे पहले हमारा आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में जो स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था 1906 में हुआ था। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इंडिया हाउस का स्थापना पहले हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका, उसके बाद 3 हो जाएगा। 1 के बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 के बाद 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 के बाद 3 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने कब भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 में बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में इसका स्थापना किया गया था और यह विदेशों में उग्र राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी, जो कि गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, यह भी स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ इसमें 1 और 3 जो है यह सही दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि यह घटना जो कलकत्ता में घटित हुई थी, जो कि गलत है क्योंकि यह घटना जो है दिल्ली में घटित हुई थी, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें पुलिस ने बाद में 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, लेकिन यहाँ पे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से लिखा गया है, इसलिए चौथा भी गलत है। तो सिर्फ हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। तो भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किया गया था और यह किया गया था अजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई थी और इसमें लगातार अकालों के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई करों में अत्यधिक वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार तथा बंगाल की घटनाएं प्रमुख रही थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह स्थापना किया गया था 1916 में। याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में
मद्रास यानी चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी और मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरी भारत में इसकी शाखाएं खोली गई थी और इसकी लगभग 200 शाखाएं थे, जिससे इससे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में ही कर दी थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है, इस पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले जो कथन दिया हुआ है यह है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 से बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया था, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद है सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद से उभरने का डर था, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कि ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण संबंध में निम्न में से क्या सही दिया है। उसके बाद है सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से सिर्फ सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया का पतन या यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण है। उसके बाद भारतीय वस्तुओं को यूरोप में मांग, यह भी कारण है। और यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, यह भी कारण है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82 है, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो वह 1498 ईस्वी में पहुंचा था, मई 1498 में वह भारत पहुंचा था और उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जैसे पुर्तगाली जब आए थे तो शासक जो था सिकंदर लोदी था 1498 में। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में तो अकबर का शासन था। डच कंपनी आई थी नीदरलैंड वाली 1602 में, तभी अकबर का शासन था। उसके बाद डेनिश कंपनी आई थी 1616 ईस्वी में, तब जहांगीर का शासन था। और फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में, उस टाइम औरंगजेब का शासन था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसमें पूछा गया क्या सम्मिलित नहीं था, तो इसमें शामिल था 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट। उसके बाद बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया और 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार। अगला है, कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, जो कि शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब 1717 में फर्रुखसियर का अधिकार पत्र दिया गया, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया, इसमें 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दी गई और बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया था और 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार किया गया। और ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान का चयन करना है। सूची 1 में युद्ध का नाम दिया हुआ है और सूची 2 जो है इसमें संधि का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाडियार का युद्ध, यह हुआ था 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1748 ईस्वी में हुआ था और यह 1746 से 48 तक हुआ था और इसमें संधि हुई थी एक्स-ला-सापल की संधि 1748 के तहत जो है यह खत्म की गई थी। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो यह पहला मिलान हमारा सही दिया हुआ है। उसके बाद है दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसी को हम लोग बोलते हैं अंबर का युद्ध, जो कि हुआ था 1749 में हुआ था और यह जो पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुई थी, लेकिन यहाँ पे मद्रास की संधि लिखा हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह 1760 में हुआ था, 1756 से 63 के बीच में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था यह 1760 में हुआ था, लेकिन यह जो है पेरिस की संधि के साथ 1763 में खत्म हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो तो हमारा ऑप्शन जो 3 भी है यह भी सही मिलान दिया हुआ है। तो पूछा गया है इनमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा, यह गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसमें सूची 1 में शासक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उपनाम दिया हुआ है। इसमें मिलान करना है। बहादुर शाह प्रथम लिखा हुआ है, तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बहादुर शाह ए बेखबर। उसके बाद जहांदार शाह है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह सामने ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रफ़ी-उद-दौला इसको कहा जाता था शाहजहां द्वितीय, रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला यानी रंगीला बादशाह, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और जो घृणित कायर है, घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखसियर को। याद रखेंगे कि फर्रुखसियर जो है इसको कहा जाता था घृणित कायर। फर्रुखसियर को घृणित कायर बोलते थे इसको। तो फिर से याद रखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम जो है इसको बोलते हैं शाह ए बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और फर्रुखसियर को घृणित कायर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था। तो अंतिम रूप से जजिया कर को प्रतिबंधित किया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में, ईयर भी याद रखेंगे कि 1720 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान का चयन करना है, इसमें कौन सा गलत है। पहले जो है राज्य का नाम दिया हुआ है और उसके बाद उसके शासक का नाम दिया हुआ है, तो इसमें जो मिलान गलत हो जाएगा उसको चूज करना है। सबसे पहला है बंगाल शासक, तो बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, यह मिलान सही है। उसके बाद अवध का सादत खां, यह भी सही है। उसके बाद हैदराबाद का कुतुबुद्दीन कुली कुतुब शाह, यह गलत हो जाएगा। हैदराबाद का चिनखलीज खां होता है, याद रखेंगे हैदराबाद का चिनखलीज खां होता है। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का सादतुल्ला खां हो जाएगा, यह मिलान सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा हैदराबाद का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे कि त्रावणकोर का जो शासक था, त्रावणकोर के शासक का नाम था मार्तंड वर्मा। उसके बाद भरतपुर का जो था, जाट भरतपुर का चुड़ामन और बदन सिंह। सिख का था बंदा बहादुर या रंजीत सिंह भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन में देता है। तो याद रखेंगे बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अवध का सादत खां, हैदराबाद का चिनखलीज खां हो जाएगा, कर्नाटक का सादतुल्ला खां हो जाएगा। उसके बाद त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा होता है, जाट भरतपुर का होता है चुड़ामन और बदन सिंह, और सिख का रंजीत सिंह होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मीर जाफर का कार्यकाल जो रहा था, मीर जाफर यह 1763 से लेकर के 65 तक रहा था। उसके बाद नजमुद्दौला जो है 1765 से लेकर के 66 तक रहा था। उसके बाद सैफुद्दौला जो है यह रहा था 1766 से लेकर के 1770 तक रहा था सैफुद्दौला। उसके बाद 70 से लेकर के 1770 से 75 तक रहा था मुबारक उद्दौला। तो सबसे जो अंतिम नवाब हो जाएगा यह हो जाएगा मुबारक उद्दौला। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी। तो पटना हत्याकांड जो हुआ था यह 1763 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम के नेतृत्व वाले पटना पर 1763 में अंग्रेज एजेंट एलिस ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था, और मीर कासिम ने सूचना मिलने के बाद पटना पर अभियान कर पुनः अधिकार कर लिया तथा एलिस की हत्या कर दी, और इसी घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। सबसे पहला है कि 1659 में अफजल खां की हत्या किए थे, यह सही है। उसके बाद 1664 में प्रथम सूरत विजय किए थे, यह भी सही है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, यह भी सही है। 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु की बात करते हैं तो शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी यह 1680 में हुई थी। याद रखेंगे कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। एक बार हम लोग याद रखेंगे कालक्रमण का, कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था यह 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 20 अप्रैल 1627 को पुणे के निकट शिवनेर में उनका जन्म हुआ था, और 1659 में उन्होंने अफजल खां की हत्या की थी। और उसके बाद 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था, और 1664 में उन्होंने प्रथम सूरत विजय किया था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1666 जो हुआ था उसमें औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी बनाया गया था। 1670 में दूसरी बार सूरत विजय किया था। पहला सूरत विजय 64 में और 70 में दूसरी विजय किया था। 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे एक गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाए थे, और छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। उसके बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 91, घेरे की नीति का संबंध किससे है। तो घेरे की नीति का संबंध जो है यह वारेन हेस्टिंग्स से है।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 58 के दौरान जो है अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था और कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था और ब्रिटिश राज की सुरक्षा हेतु पड़ोसी राज्यों से संधि करना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाई गई थी तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सबसे पहले मैसूर के द्वारा, उसके बाद तंजौर के द्वारा, उसके बाद अवध के द्वारा, फिर पेशवा के द्वारा, फिर उसके बाद जो है सिंधिया के द्वारा, फिर उसके बाद गायकवाड़ के द्वारा। सबसे पहले वैसे देखेंगे तो सबसे पहले तो हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर हो जाएगा 1799 में, उसके बाद तंजौर भी हो जाएगा 1799 में, 1801 में अवध ने अपनाया था, उसके बाद 1802 में पेशवा ने, 1803 में सिंधिया ने, 1803 में गायकवाड़ ने। और यहाँ पे लेकिन पूछा गया है तो मैसूर ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैसूर, सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा। उसके बाद तंजौर हो जाएगा, तंजौर 1799 में था तो यह हो जाएगा, यह भी 1799 में दोनों है, तंजौर भी है और मैसूर भी है, लेकिन सबसे पहले मैसूर हो जाएगा, फिर उसके बाद तंजौर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले 1 और 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 अवध हो जाएगा, क्योंकि अवध जो है 1801 में शामिल हुआ था, तो अवध हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 हो जाएगा पेशवा, पेशवा जो है 1802 में शामिल हुआ था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह 1802 में शामिल हुआ था। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था, जो कि गलत है। उसके बाद अगला है कि महलवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, यह सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 जो है यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था जो था अस्थायी बंदोबस्त, यह लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। याद रखेंगे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था और यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था, जो टोटल क्षेत्रफल का 19% था। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा 1792 और 1820 में मद्रास, बम्बई और असम में यह 51% भाग पर लागू किया गया था। और महलवाड़ी बंदोबस्त जो है यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एवं मार्टिन बर्ड थे, उनके द्वारा 1819 में पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी यानी 30% भाग पर लगाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे। तो कृषि के वाणिज्यीकरण में कारण देखते हैं, यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूरी करना, यह कारण थे कृषि के वाणिज्यीकरण की। उसके बाद आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाज़ों के निर्माण, यह भी कारण में शामिल था। भू राजस्व प्रणाली, यह भी शामिल था। उसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध, यह भी शामिल था। तो इनमें सभी जो है कृषि के वाणिज्यीकरण के कारणों में शामिल थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 30 दिसंबर 1906, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने और इसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया, जहां पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत के वायसराय थे
और इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया गया और यह केशव चंद्र जी के प्रयासों से संभव हो पाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। याद रखेंगे, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, ईयर भी लिख देता हूँ, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। और शिशिर कुमार घोष ने ही अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था, जिसका उद्देश्य था जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी, लखनऊ के आसपास जगह है काकोरी, वहाँ पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और इस घटना को ही काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस पर केस चलाया गया था, जिसमें 4 को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोड़ा जेल में, उसके बाद रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई और इनमें से एक अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे और गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की थी। तो पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया था डचों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1932 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, वहाँ पे डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था। तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था 1856 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया था। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, यह शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह देवघर जिले के रोहिणी गांव से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने इसका विद्रोह किया था और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे भी गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले हुआ था 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर में, उसके बाद 37वां अधिवेशन 1922 में गया में, उसके बाद 54वां अधिवेशन 1940 में यह रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में चला गया है, रामगढ़ में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है 52वां अधिवेशन, यह जो है यह बिहार में नहीं हुआ था। 27वां यह बांकीपुर में, 37वां गया में और 54वां रामगढ़ में, यह तीनों बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1906 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था, इसका घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया और इसे अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी किया गया और इसी विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड यह घटित हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी और घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन के समस्तीपुर भाग निकले और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस ये पूसा में पकड़े गए थे और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 108 है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में अकाल पड़ा था। बिहार में अकाल पड़ा, पुनः दोबारा से अकाल पड़ा था और जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया और उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करना है कि कौन सा मिलान जो है इसमें गलत दिया हुआ है। सबसे पहले है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था यह 1778 में हुआ था और यह हुआ था राजमहल क्षेत्र में। इसका नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। उसके बाद हुआ था हो विद्रोह जो हुआ था यह 1820-21 में किया गया था हो विद्रोह, और यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद संथाल विद्रोह जो है, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855-56 में हुआ था और यह संथाल परगना में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सिद्धू कानू चांद और भैरव थे। उसके बाद सरदारी विद्रोह, तो जो सरदारी विद्रोह हुआ था यह 1858 से 95 के बीच में हुआ था। यहाँ पे 35 लिखा हुआ जो कि गलत है। यह हो जाएगा 1858 से लेकर के 95 के बीच में हुआ था सरदारी विद्रोह और यह छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। साथ ही साथ याद रखेंगे कि कोल विद्रोह एक हुआ था, यह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और एक हुआ था तमाड़ विद्रोह, यह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ा था। तो वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध लड़ा था कैप्टन ली ग्रांट से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल को 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित भी किया था और हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद पूछा गया है सत्य कथन का चयन करना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। पहले है विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि गलत दिया हुआ है। विवाद से विश्वास योजना जो है यह सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष और कर बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, जो कि सही दिया हुआ है। ऑप्शन जो बी है यह सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 112 है तमु लहोसर, इसको लोसार बोलते हैं। लोसार त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो लोसार मनाया जाता है यह नेपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तमु लोसार जो है नेपाल के गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है और नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। और लोसार हर साल पशु यानी नेपाली कैलेंडर का एक महीना होता है, पूस होता है, पूस की 15 तारीख को मनाया जाता है, जो दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम था विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लाया गया है, यह उड़ीसा गवर्नमेंट का है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है कक्षा 9 और कक्षा 10 में दाखिल लेने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों को ड्रॉप डाउन दरों को कम करने के लिए 5000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और शहीद माधो सिंह जो है 1786 में उड़ीसा के घेस में जन्मे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के आदिवासी प्रतिरोध में एक प्रमुख नेता रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है नाग मार्क 2 जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM मिसाइल है, यह सही दिया हुआ है। नाग मार्क जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया है, यह भी सही दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई गलत नहीं है, ना तो एक और ना ही दो गलत है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले है कि यह फरवरी 2024 को शुरू किया गया था, तो यह सही दिया हुआ है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। अगला है इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जो कि गलत दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत जो है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है 1 और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया, और इस योजना आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, अतः जो सेकेंड वाला जो दिया है 2 करोड़ यह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़। सेकेंड स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट यह तैयार की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यह सही है। उसके बाद है कि इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है, यह भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, यह भी सही है। अगला स्टेटमेंट है अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। अनुसंधान के लिए देखिए उड़ीसा, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। अनुसंधान के लिए जो है उड़ीसा में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत है। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो इसमें अमेरिका जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र में शामिल हो गया है, और जापान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा एशियाई देश प्रशांत देश बन गया है, और यह कदम भारत के वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें जो शामिल कंट्री है, इसमें शामिल कंट्री हो जाएंगी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। इनको शामिल करने वाली 4 देशों की यह पहल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है। तो यह उत्तर प्रदेश की पहल है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश की है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है, 121 में मिलान करना है। सबसे पहले जो है आयोजन दिया हुआ है, उसके बाद राज्य का नाम दिया हुआ है। तो गुणोत्सव जो पर्व है, गुणोत्सव का आयोजन किया गया है, यह किया गया है असम में किया गया है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद गान नगाई उत्सव, इसका आयोजन किया गया है मणिपुर में, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया है, और यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद सुभद्रा योजना जो है यह महिलाओं से संबंधित है, यह उड़ीसा गवर्नमेंट का है। ऑप्शन 3 इसका मिलान हो जाएगा। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं हम लोग कि गुणोत्सव जो है यह असम में हुआ है। उसके बाद गान नगाई उत्सव मणिपुर में हुआ है। पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और सुभद्रा योजना जो हुआ है यह हुआ है उड़ीसा में, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और सुभद्रा योजना का उद्देश्य है वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच करके महिलाओं को सशक्त बनाना। यह विशेष करके महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है, और यह किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय पशुपालन मंत्री यह है राजीव रंजन सिंह। इन्होंने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2025 स्वतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो भारत के 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन है। तो सबसे पहले पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले इंदौर और उदयपुर दोनों को शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं और यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें पहचान करना है कि कौन सा कथन सही दिया हुआ है। पहला है, यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भी सही दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे तो दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी दोनों सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, पिग बुंचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है। तो पिग बुंचरिंग जो स्कैम है इसका संबंध जो है यह है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पिग बुंचरिंग स्कैम जो है यह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पिग बुंचरिंग शब्द का अर्थ होता है सुअर का वध करना, और यह नाम जो है इसलिए पड़ा है क्योंकि अपराधी पीड़ितों को मोटा करते हैं, यानी धीरे धीरे उनका विश्वास और स्नेह जीतते हैं और फिर अचानक उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है। तो लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय जो है यह है कोंडा रेड्डी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोंडा रेड्डी समुदाय जो है यह लिव इन रिलेशन को मान्यता दे चुकी है और यह पितृसत्तात्मक परिवार वाले होते हैं और इनकी मातृभाषा जो है यह तेलुगु है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही को चूज करना है। सबसे पहले है कि 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.4% लगाया गया है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है, बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, यह भी सही है। और विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है, यह भी सही दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है। तो माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकुम में स्थित है माउंट ईबू। 11 जनवरी 2025 को फटा है, जिससे 4000 मीटर ऊंचे राख के बादल और क्रेटर से लगभग 2 किलोमीटर तक दूर चमकता हुआ लावा निकला है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 130 है कि हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही दिया हुआ है। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जो है जापान है। तो सबसे पहले जो ये गलत दिया हुआ है, ये 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान नहीं है, इसमें जो है सिंगापुर है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। याद रखेंगे कि हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है, तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। उसके बाद जो है सेकेंड है कि भारत का स्थान 86वें नंबर पे है, यह भी गलत है। भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान जो है 85वें नंबर पे है। दूसरा स्टेटमेंट भी है गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसमें से पूछा गया सत्य कौन सा है, तो कोई नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। साथ ही याद रखेंगे जो जापान है, जापान दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर 1 नंबर पे, जापान हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, यह सभी एक साथ है।
उसके बाद भारत का स्थान जो है 85वें नंबर पे है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 132 है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में दिया हुआ है। उड़ीसा जो है शीर्ष रैंक वाला राज्य है, जो कि सही दिया हुआ है। उड़ीसा जो है इसमें टॉप पर है। उसके बाद बिहार जो है तीसरे स्थान पर है, जो कि यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहार जो है यह तीसरे स्थान पर नहीं है, बिहार 13वें स्थान पर है। याद रखेंगे, बिहार का स्थान जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 13वें स्थान पर है और पहले स्थान पे उड़ीसा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो है गलत दिया हुआ है। पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पहला सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है उड़ान 5.2 योजना के तहत जो है बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो उड़ान जो है 5.2 योजना के तहत जो है बिहार के 10 शहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सहरसा, बीरपुर सुपौल का, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा। और इस योजना में जो है 20 सीटों से कम क्षमता वाले छोटे विमान का भी संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में चंदन ने सीनियर में मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है। तो यह है मुंगेर के। याद रखेंगे कि दिल्ली में आयोजन हुआ है 9वीं सीनियर एंड 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप। बिहार के मुंगेर जिले के हैं चंदन, इन्होंने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। सबसे पहले है कि बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है यह 66,828 रुपये हो गई है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में यह 36,333 रुपये अनुमानित है। उसके बाद बिहार का विकास दर 14.17% हो गई है, यह भी सही दिया हुआ है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि यह तृतीय क्षेत्रों में देखने को मिली है। ऑप्शन डी हमारा गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। याद रखेंगे कि बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना तक 3.5 घंटे में आया जाया जा सकेगा और बिहार सरकार ने 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। और इससे पहले जो है 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस वर्ष तक पूरी हो जाएगी। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का जो घनत्व है राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए बिहार में 13,000 किलोमीटर NH होना जरूरी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है UDICE रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो UDICE रिपोर्ट जो है यह जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि UDICE रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में 2023-24 में ऐसे 117 स्कूल को चिन्हित किए गए हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है, जबकि 2022-23 में बिहार के ऐसे स्कूलों की संख्या 31 थी और इस साल में 86 ऐसे स्कूल और बढ़ गए हैं जहां बच्चों की संख्या 0 हो गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है कि हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई और यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर का बात किया गया है और बोला गया है कि यह बिहार के किस जिले में है, लेकिन यह जो है पूर्णिया में स्थित है। सबसे पहले यह याद रखेंगे कि कामाख्या देवी मंदिर यह गुवाहाटी वाला नहीं, बिहार वाला है। यह जो है पूर्णिया जिले के
कृत्यानंदपुर प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। याद रखेंगे कि यह जो स्थित है पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। तो यह टोटल 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का घोषणा किया है। 141 क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। तो 50% का मतलब सबसे पहले होता है 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके क्षेत्रफल से 20% की वृद्धि की जाती है। यहाँ पे क्षेत्रफल का बात किया गया है और आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है यह एल गुना बी होता है। तो सबसे पहले हम लोग एल गुना बी लिख देंगे। इसके बाद नीचे होता है बराबर, यह हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो एल जो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे 50% का वृद्धि किया गया है। तो अगर 2 ले लेंगे पहले तो बाद में बढ़ करके 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि बी यहाँ पे पता नहीं है, बी हम लोग को निकालना है कि कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कि एरिया में जो है 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब जो होता है 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी अगर 5 रहेगा कोई चीज़ तो बढ़ के 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एरिया ले लेंगे 5 और 6। यहाँ पे 2 से 5 हुआ है तो यह अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 3 से 6 हुआ है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 6 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो पहले था चौड़ाई यह था 2.5 था और बाद में क्या हो गया है 2 हो गया है। यानी कमी कितना का हुआ है 0.5 का इसमें कमी हुआ है। डिवाइडेड बाई कितना पे 2.5 पे 2.5 पे जो है 0.5 का कमी हुआ है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/25 गुना 100। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में तो 5 होगा 20। यानी इसमें जो है चौड़ाई में 20% की कमी आई है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 20% की कमी आई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि घड़ी का कीमत जो है, घड़ी का कीमत 100 रुपया है, 100 रुपये घड़ी की कीमत हो गए और बेची गई घड़ी की संख्या भी 100 मान लेते हैं। तो जब 100 गुना 100 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यानी 10,000 रुपये का इनकम होगा, पैसे आएंगे 10,000 रुपये। फिर उसके बाद बोला गया है कि कीमत में 20% की कमी के बाद नई कीमत। तो कीमत में अगर 20% की कमी करेंगे तो यहाँ पे 20% का जब कमी होगा तो यह हो जाएगा 80 रुपये। तो 80 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 140 के बदले अब 140 घड़ियाँ बेची जाएंगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 11,200 रुपये आ जाएंगे। यह 10,000 से होकर के पहले 10,000 में बिका था, लेकिन बाद में जो है 40% वृद्धि होने के बाद बिक्री में और मूल्य में 20% गिरावट के बाद जो है 11,200 रुपये का इनकम होता है। पहले 10,000 का इनकम होता है, फिर 11,200 का इनकम होता है। तो यहाँ पे बढ़ जाता है 1,200 रुपये जो है बढ़ जाता है। कितना पे, तो यह बढ़ता है 10,000 पे। 10,000 पे जो है 1,200 रुपये बढ़ता है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो 100 से 0 2 कट जाएगा, 00 से 00, यहाँ पे बच गया 12। यानी 12% जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी। किसमें, तो पैसों की बिक्री में। तो 12% बढ़ेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1,000 है और 2007 में यह बढ़ करके 1,331 हो जाती है। यानी 3 साल में जो है 3 ईयर में जो है यह संख्या बढ़ करके 1,000 से 1,331 हो जाती है। तो यहाँ पे 3 साल में अगर सेम रेट से बढ़ती है तो अगर रेट को हम लोग ए मानेंगे तो सेम रेट से 3 साल में बढ़ेगी तो वह 1 की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कि जब 1 ईयर में इसको निकालेंगे तो √3 कर देंगे यहाँ पे। तो √3 जो हो जाएगा 1,000, या चेंज हो जाएगा √1300, √3 का 1,331 हो जाएगा।
तो यह जो बढ़ेगा तो 10 से यह बढ़ करके 11 हो गई है, यानी 10 से 1 बड़ी है। बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा है, कितना पर बढ़ा है तो 10 पर बढ़ा है। इसमें 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा तो बच जाएगा 10, यानी 10% में टोटल संख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है। 144 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा जाता है और रैट को 924 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में FEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो 5 लिखा हुआ है FIVE। तो 5 जो है यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद है रैट, फिर रैट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जो है फियर लिखा हुआ है, फियर लिखा हुआ है। तो 5 का लिखा गया है 5137, रैट का लिखा गया है 924, उसके बाद फियर का लिखा गया है, अच्छा फियर का तो खोजना है, तो यहाँ पे F जो हो जाएगा, F का हमारा हो जाएगा 5 लिखा हुआ है, F का 5 लिखा हुआ है। उसके बाद I का 1 लिखा हुआ है, I का 1 लिखा हुआ है, A का लिखा हुआ है 2, A का 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन में हम लोग को क्या लिखना है, फियर लिखना है। तो F का हो जाएगा 5, उसके बाद E का हो जाएगा आपको, E का यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, E का 7, तो यहाँ पे 5 के बाद 7 हो जाएगा। उसके बाद फियर में A है, A का लिखा हुआ है 2, तो 572 हो जाएगा। उसके बाद R का रेट में 9 लिखा हुआ है, तो 5729 हो जाएगा। 5729 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है। एक निश्चित कूट भाषा में लिटिल को 24 लिखा जाता है, पेरिस को 23 लिखा जाता है और बॉक्स को 12 लिखा जाता है और पिन को जो है 12 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल में नंबर ऑफ भवेल जो है, इसमें भवेल जो है आई और ई, 2 भवेल है, इसमें 2 भवेल है। उसके बाद कॉन्सोनेंट जो है इसमें 4 कॉन्सोनेंट है। तो पहले भवेल को लिख देंगे 2, उसके बाद कॉन्सोनेंट को लिख देंगे 4, तो वही 24 बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग डन को लिखेंगे। तो जो डन लिखा हुआ है, तो डन में भी 2 भवेल हो जाएंगे और 2 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। डन लिखा हुआ है, डन में 2 भवेल हैं और 2, ये दोनों भवेल हैं और 2 कॉन्सोनेंट है, तो ये 2 और 2, यह 22 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को LKYEBH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MAHT03 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ड्रॉ लिखा गया है DRAUGH, जो ड्रॉ लिखा गया है, फिर उसको चेंज किया गया है LKYEBH। यहाँ पे D के बाद जो है 4 बढ़ा करके सबसे लास्ट वाला H लिखा हुआ है, +4 कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे H को भी लिखा गया है, 4 बढ़ा करके लिखा गया है, +4 कर दिया गया है। तो सभी में हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो इसी प्रकार लिखा गया है कि कूट भाषा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग भी इसको 4 बढ़ा करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है MAHT03, सबसे पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है MAHT03। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो M का हो जाएगा 4 अंक, जब हम बढ़ा के लिखेंगे आगे तो हो जाएगा Q हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमारा Q होना चाहिए। ऑप्शन ए और सी दोनों में Q है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे एस होना चाहिए, या O हो जाएगा, 0 नहीं, या O हो जाएगा, और 3 नहीं, यह हो जाएगा एस हो जाएगा। जब इसको एस चेंज कर देंगे, जब एस को हम लोग 4 बढ़ा करके लिखेंगे तो हो जाएगा W। तो W से स्टार्ट हो जाएगा और Q पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ए जो है, ए के बाद हम लोग 4 बढ़ा कर लिखेंगे तो ए जो हो जाएगा E बन जाएगा। तो Q के बगल में हम लोग को E आ जाएगा, E और Q हो जाएगा, यह भी 4 बढ़ा करके है। तो लास्ट में EQ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन EQ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोरल वर्ग जो है GM4S1M लिखा गया है और इथनिक को लिखा गया है 2UIO3D लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरल को कैसे लिखा गया है।
यहाँ पे लिखा गया है फ्लोरल, हम लोग लिख लेते हैं फ्लोरल। इसे लिखा गया है GM4S1M। तो यहाँ पे F के बाद G है यानी प्लस 1 बढ़ा के लिखा गया है, L के बाद M यह भी बढ़ा के लिखा गया है, O को 4 लिखा गया है, O को 4 लिखा गया है। इसका मतलब कि ये भवेल का जो नंबरिंग है वो लिखा गया है, जैसे होता है A E I O U, ये भवेल का नंबरिंग है। इसमें A जो है 1 पे है, E जो है 2 पे है, I 3 पे है, O 4 पे है और U जो है 5 पे है। तो यहाँ पे O का 4 लिखा हुआ है, O 4 है तो O का 4 लिखा हुआ है और A का 1 यानी इसका नंबर को डिनोट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या लिखना है। तो हम लोग को लिखना है स्टेबल, स्टेबल लिखना है। तो एस का हो जाएगा T हो जाएगा, T का U हो जाएगा और A जो है यह भवेल है तो भवेल का नंबरिंग लिखेंगे तो TU 1 हो जाएगा, फिर B का C हो जाएगा, L का M हो जाएगा और E जो है ये भवेल है तो इसका नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा TU1 CM2 हो जाएगा, TU1 CM2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है, 11 है सबसे पहले, फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद 327 है, फिर 464 है। तो यहाँ पर जो है खुद का नंबर का क्यू कर दिया गया है, जैसे 1 का क्यू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलके 11 हो गया। उसी तरीके से जब 2 है 2 का क्यू करेंगे तो यह 8 हो जाएगा तो मिल करके 28 हो जाएगा। फिर 3 का क्यू करेंगे तो यह 27 हो जाएगा तो 327 बन जाएगा। वैसे ही 4 का क्यू करेंगे तो 64 तो 464 बन गया। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा ये 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू जो हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो यह 5125 हमारा आंसर हो जाएगा। 5125 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 149, पहले दिया हुआ है 29, 21, उसके बाद 60, फिर 177, 528 और 51। यहाँ पे है कि जो 21 दिया हुआ है 21 में 3 से गुना करके -3 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। फिर उसके बाद जो है 60 है, फिर 60 में 3 से गुना करके -3 कर देंगे तो यह हो जाएगा 177 हो जाएगा। फिर वैसे ही मतलब 3 से गुना करना है और -3 कर देना है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में है 1581, 1581 में 3 से गुना कर देंगे और -3 कर देंगे। तो सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा और 1 जो इकाई अंक का 3 आएगा, 3 में 3 करेंगे लास्ट वाले अंक पे 0 आएगा, तो लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। तो या तो 4740 या 4570 हो जाएगा। आप लोग निकाल करके चेक कर सकते हैं, 4740 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 131, फिर उसके बाद बढ़ करके होता है यह 1179, फिर 1171, फिर जो बढ़ करके यहाँ पे पूछा गया है वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले जो 131 है, पहले यहाँ पे 131 में 9 से मल्टीप्लाई हो गया है या गुना हो गया है 9 से। फिर उसके बाद 1179 में जो है 8 कम है, यहाँ पे 8 को घटा दिया गया है। फिर उसके बाद जो है मतलब यहाँ सबसे पहले गुना हो रहा है और फिर उसके बाद घटाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर गुना करेंगे फिर घटाएंगे। तो 1171 में फिर गुना कर देंगे हम लोग, एक डिजिट घट जाएगा तो 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8197 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।